जो किताबें लिखने का काम करती है, पाठ्य पुस्तक लेखन विभाग उसको बोलते हैं। उसके डायरेक्टर हैं यशवंत नाम से, कोई नाम बताए थे। तो बोले भैया मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ये अपने टीम का एक शिविर चाहते हैं जो बुक राइटिंग से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा क्यों शिविर चाहते हैं? जैसे सरकारी सिस्टम में कोई पूछता है तो मैं पूछता हूँ क्यों चाहते हैं, समाज में नहीं पूछते हैं। मैंने कहा क्यों चाहते हैं? तो बोले कि क्या है ना कि जो किताब लिखने का काम है ये बहुत ही मौलिक काम होता है। अभी इनको लग रहा है जो हमारे यहाँ किताब लिखने की टीम है वो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा लगी रहती है, फेसबुक व्हाट्सएप में इतना ज्यादा लगी रहती है, इंस्टाग्राम में, इसमें उसमें, कि ये लोगों का सोचने का क्षमता ही खत्म हो गया है। सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ये लोग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, तो सोच नहीं पाते तो लिखेंगे क्या? इसलिए मैं चाहता हूं इनका एक बार शिविर हो जाए जिससे कि इनको पता चल जाए कि नहीं वो दुनिया पूरी दुनिया नहीं है, एक दुनिया अलग है। फिर उससे हटके कुछ इनको कल्पना दौड़ने तो लगे। मैंने कहा ठीक है, अगर आप देख लीजिए ऑफिशियली कोई योजना बन जाएगी तो ठीक है। उसके बाद मेरी बात नहीं हो पाई। फिर उन्होंने बात कराया इनसे। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो यहाँ मुख्यमंत्री थे, उनके हस्बैंड है मफत लाल पटेल जी। उनसे फिर मेरी बात कराई। तो इसके ये मुख्यमंत्री के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में रूपाला जी, क्या नाम था? रूपाणी जी के कार्यकाल। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम दिल्ली में चल रहा है उसको, जैसे यूपी में अनुभूति नाम चला रहा था, तो बोले कि गुजरात में भी लाइए, इसको अनुभूति नाम से चलाएंगे। हमने कहा ठीक है। हाँ जी नमस्ते। आप लोग काफी देर से कुछ लग रहा है कि कुछ आप लोग को ज्यादा कुछ अच्छा लग गया। तो बोले कि अनुभूति नाम से इसको चलाएंगे। तो मैं उनको प्रेजेंटेशन भेजा था। शायद आनंदीबेन पटेल जी के दामाद हैं, वो हिमांशु भाई के मित्र हैं, जयेश नाम है, वो कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं, मतलब मुझे याद आ रहा था 2 साल पहले की बात है। तो बोले कि हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन वगैरह भेजा था। बाद में वो बोले कि अभी जो मुख्यमंत्री है ना वो इनकी सुनते नहीं, मफत लाल जी की। ऐसा वो बताए थे, मतलब मुझे यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बोले वो सुनते नहीं है। बाद में जब भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हुए तो उनका फिर फोन आया कि भैया एक बार और मफत लाल जी से मैं मिलूंगा, और ये जो मुख्यमंत्री हैं इनके काफी करीबी हैं और अब ये पाठ्यक्रम इसमें चल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं अपने कार्यक्रम में इतना व्यस्त हूँ कि मैं खुद फॉलो अप नहीं कर सकता किसी चीज का। सामने से कोई फॉलो अप करेगा तो ठीक है, मैं फॉलो अप नहीं कर पाता हूँ। आप बोलेंगे भैया एक शिविर लेना है तो मैं बोल दूंगा हाँ ले लूंगा। कब? भैया जनवरी में ले लेंगे। हमने कहा ठीक है। और आप डेट वगैरह तय नहीं किए, उसके बाद आप नहीं फॉलो अप करेंगे तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना कार्यक्रम फिर लाइन से चलने लग जाता है। अब आप एकाएक दिसंबर में पूछेंगे भैया मैंने बात किया था और जनवरी में शिविर, तब तक तो मेरा स्लॉट सब बुक हो गया तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अब मैं सोचा हूँ कि जुलाई में बैठ करके हर साल या तो जनवरी में बैठ करके 1 साल का अपना कैलेंडर जारी कर दूंगा, जैसे सोम भाई कर देते हैं। 1 साल का पूरा कैलेंडर जारी, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक, कब कब कहाँ शिविर, कहाँ अध्ययन, सब लोगों से बातचीत करके जारी। अब उतना ही कार्यक्रम करना है, नया लेने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अभी ये शिविर की जो व्यवस्था पूरे जो प्रबोधक है उनकी कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन सेटल करता है कि नहीं? आप जिसे प्रबोधक से कोई बात करता है, प्रबोधक का समय है तो आ जाते हैं। बस इसका कोई सेंट्रल कमेटी नहीं है, जानबूझ के नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेंट्रल कमेटी होगी, फिर सेंट्रल कमेटी का मीटिंग होगी, फिर सेंट्रल कमेटी का कोई संस्था बनानी पड़ेगी, फिर उसमें कोई फंड इन्वॉल्व होगा, फिर उसकी कोई बिल्डिंग इन्वॉल्व होगी। कुल मिलाकर के निकले थे हरिभजन को होटल लगे, सुने है ना निकले थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो सब कपास उठने में लग जाएंगे। फिर प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी के विवाद शुरू होगा, क्योंकि अभी है तो 4.5 क्रिया में है, तो 4.5 क्रिया या बहुत कोई होगा तो
साक्षात्कार शुरू हो गया होगा, बोध के करीब कोई पहुंच रहा होगा। लेकिन अब हम कैसे पहचाने जब तक कोई अनुभव संपन्न होने की घोषणा नहीं करता। इसलिए कोई सेंट्रल कमेटी नहीं है। प्रबोधक, जिस प्रबोधक को आपको बुलाना है उस प्रबोधक से ही बात करनी पड़ती है। प्रबोधक का डेट आपका डेट सूट करता है। जैसे कोई भी प्रबोधक आपको शिविर के लिए मना नहीं करता है, क्योंकि बाबा जी ने सबसे कमिटमेंट लिया होगा। मना तभी करेगा जब उसके पास टाइम नहीं होगा। ऑलरेडी अगर बुक्ड है तो नहीं ले सकता। या जैसे मेरा ये गहरी स्वीकृति है और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखने की, मैं महीने में एक ही शिविर लूंगा, यानी साल में 12 शिविर। बीच में अध्ययन एक आध ले सकता हूँ, क्योंकि अध्ययन में थोड़ा रेस्ट मिलता है। लेकिन साल अगर महीने में 2 शिविर कर दिया तो 30 दिन में 2 शिविर किया, तो 2 शिविर अगर 8-8 दिन का शिविर हुआ तो 16 दिन शिविर हुआ और 6 दिन यात्रा में जाता है। 5 दिन 6 दिन फ्लाइट से जा रहे हैं तो कम जाता है, ट्रेन से जहां फ्लाइट नहीं जाती वहां कैसे जाएंगे, या तो कहीं से कनेक्टिंग देखना पड़ेगा। तो 4 दिन भी मिनिमम, अगर 2 शिविर है तो 4 दिन तो यात्रा मान लीजिए, तो 16 4 20 बचा कितना, 10 दिन। तो शरीर को रिचार्ज होने के लिए 10 दिन पूरा नहीं पड़ता। मतलब क्या है, गला भी, जैसे मेरा गला जल्दी थोड़ा बैठता है, इसलिए मैं महीने में एक शिविर। इसीलिए मैं अभी एक और नया डिजाइन अपना निकाला हूँ, 5 दिन का शिविर। 5 दिन में शिविर करें, तब मैं महीने में 2 शिविर ले सकता हूँ। कंटेंट नहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। मैं करके देख लिया, राजसमंद में मैंने किया। एक्चुअली क्या होता है, 5 दिन का शिविर अगर इतनी संख्या है, 50 संख्या, 60 संख्या, 70 संख्या तक, तो 5 दिन का शिविर ठीक है। 70 से ज्यादा हो गई तो 5 दिन में नहीं होगा, क्योंकि देखिए, और आप पब्लिक से जो क्वेश्चन आते हैं उसके कारण टाइम ज्यादा लगता है। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। यहाँ क्वेश्चन को नकारने का कोई सिस्टम है नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं आप प्रश्न करिए। यहाँ तो प्रश्न करने को कहा जाता है, प्रश्न खड़े करने को कहा जाता है। उल्टा यहाँ ऐसा नहीं प्रश्न मत करिए, सुनिए, केवल सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ कहा गया आप प्रश्न करिए। तो इसलिए 5 दिन में भी हो जाएगा, बशर्ते डे 1 और 9 बजे शुरू हो जाए। आज आवासी है तो 6 दिन, क्योंकि आवासी में क्या होता है कि आधे दिन लोगों को आने में लग जाता है और अंतिम में आधे टाइम में जाने का, किसी के शाम का ट्रेन है, किसी के शाम को जाना है, तो 6 दिन। तो उसमें शिविर जैसे 8 दिन का शिविर करते भी तो चलता 7 ही दिन है। पहले दिन तो हाफ टाइम से शुरू होता है, अंतिम दिन हाफ टाइम तक खत्म हो जाता है, तो चलता तो 7 ही दिन है। मैंने उसी में 2 दिन और कम कर दिया। तो समीक्षा वाले पार्ट को थोड़ा कम करेंगे। तो समीक्षा करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, वो कंटेंट के साथ ही समीक्षा होगी। अलग से एक दिन जो पूरा समीक्षा में जाता है वो नहीं करेंगे। तो 2 चीजें उसमें घटा देते हैं। एक तो समीक्षा वाला पार्ट जो पूरा एक दिन जाता है वो नहीं करेंगे, कंटेंट आएगा तो उसी समय समीक्षा होगी। दूसरा जो फीडबैक सेशन, मूल्यांकन सत्र लास्ट में होता है, उसको भी नहीं करेंगे। छपा छपाया फॉर्मेट दे देंगे, मूल्यांकन करके वो अपना लिख के दे देंगे, मैं उसको पढ़ लूंगा। प्रतीक रूप में 2-4 लोगों से बुलवा लेंगे कि हाँ आप अपना फीडबैक दे दीजिए। तो भैया 5 दिन में भी शिविर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और परिचय शिविर 5 दिन करिए, 6 दिन करिए, 8 दिन करिए, लोगों को जाता उतना ही कंटेंट है। पहले शिविर में 60% लोग तो बेहोशी में रहते हैं, 6वें दिन उनको होश आता है। हाँ, बात तो अच्छा है। पहले देखते व्यवस्था कैसा है, हाँ अच्छा है, वो जांचते रहते हैं। जैसे विश्वनगर में गए तो विश्वनगर मेरे यहाँ गोरखपुर से मेरे एक मित्र आए थे अभी, जब आपने शिविर किया था, अभी आप नई वाला शिविर किए थे विश्वनगर में, उसी में गोरखपुर से मेरे एक मित्र आए थे, वो इंग्लिश के लेक्चरर हैं, चंद्रमणि ओझा जी, 2 बच्चों के साथ आए थे, बड़े बच्चे थे। तो उनसे मैंने पूछा कि शिविर कैसा है, तीसरे दिन पूछा कैसा लग रहा है, बोले भैया व्यवस्था बहुत अच्छी और दशरथ भाई का परिवार बहुत अच्छा है, वो इतना ध्यान रखते हैं हर चीजों का। जी जी जी। 5वें दिन बात की, 6ठे दिन बोले नहीं सोम भाई बोलते बहुत अच्छा है। तो 3 दिन तक हम व्यवस्था ही देखते रह गए। उन्होंने 3
तीन या चौथे दिन के बाद फैमिली वालों को बुलाया। हाँ ऐसा था वो जो आए थे आपके गोरखपुर से, नहीं, अकेले आए थे? नहीं दो बच्चे बाद में आए थे? नहीं, साथ में ही आए थे, दो बच्चे साथ में साथ में आए थे। थे। और हाँ, वो कहीं अलग अलग बैठे होंगे, बाद में साथ बैठने लगे होंगे। उसके बाद उस एक शिविर का उनको इतना प्रभाव पड़ा कि फिर वहीं से रजिस्ट्रेशन करा लिए। अछोटी में श्री राम भाई का जून में शिविर होना था, तो वहीं से उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया सपरिवार। जैसे दो बच्चे जो आए थे, एक इनका बेटा था 11th में गया है, और एक इनके बड़े भाई का बेटा था, वो भी 11th में गया है। तो जो अछोटी में रजिस्ट्रेशन कराए वो अपना सपरिवार और बड़े भाई का सपरिवार, बोले अब अकेले नहीं चलेगा। हाँ, वो उन्होंने डिक्लेयर किया, तो सपरिवार फिर करके गए वहां से जून में। और अभी वो लोग मिल करके गोरखपुर में योजना बना रहे हैं कि आने वाले नवंबर में दिवाली के बाद एक शिविर रखेंगे। बोले अब यहाँ होना चाहिए क्योंकि सब लोग दूर नहीं जा सकते। तो 3 दिन तक तो हम व्यवस्था ही देखते रह जाते हैं। हाँ जी, अभी प्रबोधक कितना है भैया? प्रबोधक तो बहुत है, लेकिन घर से निकल के काम करने वाले कम ही लोग हैं। हाँ, जैसे अभी देखेंगे तो सोम भाई ही निकल के शिविर लेने वाले में से थे। अभी मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ तो मैं भी निकल पा रहा हूँ। मैं नौकरी में रहते हुए निकलता था, कुछ जुगाड़ करके छुट्टी उट्टी मेडिकल कुछ डाल के, तो उसमें लेता था शिविर। तो अजय जैन भी भैया हो गए। अजय जैन भैया अभी सामाजिक शिविर के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहते हैं। विश्वनगर में उनका कमिटमेंट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आते रहते हैं। बाकी हम लोग हापुड़ में बुलाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन हर जगह सामाजिक शिविर के लिए नहीं जाते हैं। गुजरात में सुरेश भाई है, तो सुरेश भाई भी बहुत ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। वो लेते हैं, क्या नाम है, वंदन शायद लेते हैं, जय पटेल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो वो भी अब कितना निकल पाते हैं मुझे नहीं मालूम है, कि कोई बुलाए और वो चल दे। जैसे सोम भाई कहता है कोई बुलाए और चल दिए। अभी मेरी भी वही स्थिति हो गई, बुलाए और चल दिए। जैसे अभी मैं कमिट किया हूँ कि हर महीने 8 दिन में आनंद निकेतन में आऊंगा। हर महीने 8 दिन में आनंद निकेतन में आऊंगा। मेरा क्या करना आनंद निकेतन तय करेगा। जैसे पिछली बार आया था तो बोले टीडीपी प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इनका ओरिएंटेशन करिए। इन लोगों का मैंने 6 दिन का ओरिएंटेशन किया। पूरा जीवन विद्या शिविर ही था, वो भी पावर पॉइंट के थ्रू ही हुआ था। फिर इस बार आना था तो बोले, मैं तो तय करके गया था अगली बार आऊंगा तो इनको जनवाद कराऊंगा। तो शायद परम से इनकी बात हुई तो परम बोले कि मैं अध्ययन शिविर करना चाह रहा हूँ, अध्ययन बिंदु शिविर करना चाह रहा हूँ। इनकी और कमल जी की बात हुई अभी 15 दिन पहले, 15 या 10 दिन पहले, पता नहीं, 10-15 दिन पहले। तो बोले कि मुझे एक अध्ययन बिंदु शिविर करना है। तो कमल जी ने कहा कि क्यों ना जो श्रवण भाई आ रहे हैं इसको अध्ययन बिंदु शिविर ही कर दे। तो फिर इसका इन लोगों ने नामकरण अध्ययन बिंदु शिविर कर दिया। 15, आपको जो लिंक गया होगा 15 दिन पहले ही गया होगा अध्ययन बिंदु, जबकि मेरा हर महीने तय है। अभी कल कमल जी पूछ रहे थे भैया अगला सितंबर में फर्स्ट वीक में फिर आऊंगा। तो वो बोले हैं, तो बोले क्या करना है? तो मैंने कहा मैं जनवाद दूंगा, यही मैं बोला था। जनवाद का पुस्तक का अध्ययन कराऊंगा। तो अभी देखते हैं, जैसे मेरा मन हो रहा है कि जनवाद शुरू न करके अध्ययन बिंदु पार्ट 2 कर लेते हैं। अध्ययन बिंदु पार्ट 1 और इसी को और गहरा ले जाएंगे अध्ययन बिंदु पार्ट 2। ठीक है, जीवन क्रिया इसी चीज को फिर से करेंगे, जीवन क्रिया को और मूल्यों को, संबंध को और व्यापक और अस्तित्व को, इसी को फिर से करेंगे 6 दिन का। तो उसका नाम रख देंगे अध्ययन बिंदु पार्ट 2। फिर जनवाद शुरू करेंगे, वो तो बाद में आएगा। दर्शन तो थोड़ा भारी चीज है, ठीक है। तो जनवाद जी, वो सितंबर में डेट अभी डिक्लेयर हुआ है? अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कल परसों में हो जाएगा संभवतः। 4 या 5 सितंबर से रखेंगे। जैसे अभी मेरा क्या है, यहाँ से जाऊंगा तो मैं 2 दिन बाद हापुड़ चला जाऊंगा। हापुड़ में 3 महीने का अध्ययन चल रहा है। तो अभी हाँ, दिल्ली से 50-55 किलोमीटर। हाँ, मतलब एयरपोर्ट से देखेंगे तो ज्यादा है, रेलवे से देखेंगे तो 55 किलोमीटर है, एयरपोर्ट से देखेंगे तो 65 आएगा पूरा। लेकिन बिल्कुल आप एयरपोर्ट पे उतरिए या रेलवे पे उतरिए,
अगर आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो आपको हापुड़ तक रेड सिग्नल नहीं मिलेगा। 14 लेन की रेड बनी है, 14 लेन की, जिसमें बीच का 6 लेन तो पूरा एक्सप्रेस है। मैं जहां रहता हूँ वहां से 45 किलोमीटर दूर है इंदिरापुरम से, और 40 मिनट में पहुंच जाते हैं आराम से, मतलब सामान्य स्पीड है उसमें भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल हापुड़ शहर में आपको घुसना नहीं है। हापुड़ जहां आता है वहां से आपको लोकेशन अगर है आपके पास, तो वहां से 6-7 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मेरठ बाईपास आ जाता है। उस मेरठ बाईपास से जाएंगे तो मेरठ बाईपास के किनारे ही संस्थान है, वहां से उतरेंगे संस्थान में उतर जाएंगे, कट भी वहां बना हुआ है। तो मैं हापुड़ जाऊंगा। हापुड़ में क्योंकि अध्ययन कराने वाले लोग आ रहे हैं, जैसे इस समय अशोक गोपाला जी वहां मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन करा रहे हैं। 3 तारीख की शाम को योगेश भैया आ जाएंगे, तो 4 तारीख से वो मानव व्यवहार दर्शन का जो अगला पार्ट है वो लेते हैं। फिर 15 तारीख को साधन भैया आ जाएंगे, 16 तारीख से वो मानव व्यवहार दर्शन का पूरा जो बचा हुआ पार्ट है वो लेते हैं। और मैं 12 तक वहां रहूंगा, 13 को मैं आ जाऊंगा। 12 तक इसलिए रहेंगे क्योंकि सोम भैया का कहना है कि कोई भी प्रबोधक रहे, लेकिन आप हापुड़ में जब भी रहिए तो हापुड़ में जरूर रहिए, थोड़ा एक बार सबके साथ रेपो बना रहे। फिर मैं 14 को चला जाऊंगा तो 15 को पहुंचूंगा गोरखपुर। गोरखपुर नहीं बल्कि 15 की शाम को नेपाल पहुंच जाऊंगा। गोरखपुर से नेपाल 2 घंटा लगता है बॉर्डर, और 2 घंटा अंदर, 4 घंटा ही लगता है। तो नेपाल मेरा 16 तारीख से शुरू है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16 से 21 नेपाल में उनका पाठ्यक्रम बन रहा है हाम्रो खुशी, उसका स्टोरीज का फाइनलाइज कराना है। वो बहुत सारी लगभग 400 स्टोरी कलेक्ट किए हुए हैं, उसको फाइनल कराना है, और उसमें रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसका ओरिएंटेशन कराना है। उसके बाद मैं फिर गोरखपुर आऊंगा, क्योंकि जब मैं नेपाल जाता हूं तो गोरखपुर भी 2-4 दिन रुकता हूं, क्योंकि माताजी पिताजी सब लोग वहां पर हैं, बुजुर्ग हैं, तो 2-4 दिन उनके साथ बिता देते हैं। तो मैं 25-26 में लौट जाऊंगा फिर दिल्ली। तो इसलिए सोच रहा हूं कि 4 या 5 से रखूंगा। मैं सारा कैलेंडर इसीलिए बताया क्योंकि सितंबर में कब रखना है, तो आज या कल में कमल जी के साथ बैठ के हम डेट फाइनल कर लेंगे। तो ज्यादा संभावना है कि 5 सितंबर या 6 सितंबर से रखेंगे। 5 सितंबर को टीचर डे है तो 6 से रखेंगे। कब जाना है? अच्छा है ना, छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी सेट हो जाएगी। नहीं, लेकिन जन्माष्टमी यहाँ बड़ा पर्व है ना, लोग उसको मनाना चाहते हैं। 7-8 से रख देंगे। अभी कैसे बनाते हैं जन्माष्टमी, ये तो कोई बात नहीं। देखिए एक जो है, हमने किसी को जागृत के रूप में पहचाना है और उसके जन्म को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसके जैसा बनने की दिशा में प्रयास भी शुरू हो जाए तो ज्यादा सार्थक हो जाएगा। ये तो बाजा बजा के मिठाई खाने के अलावा कुछ है नहीं। सर, यहाँ गुजरात में पत्ते खेलने का रिवाज है। अच्छा वैली, ठीक है, कोई बात नहीं। अलग अलग जगहों का अलग अलग रिवाज होगा। वैसे भी 3 दिन छुट्टी रहती है, 7-8 लोग छुट्टी रहती है, या तो उसमें कुछ करता नहीं, समय का बिगाड़ी करते हैं। ऐसे कुछ मना रहे हो तो वैसे क्या हाँ? मतलब ये कहना है कि उसमें 6-7-8 छुट्टी रहेगी। तो आपका कहना है कि 3 दिन छुट्टी रहेगी तो बाकी 3 दिन ही जुगाड़ करना पड़ेगा, तो लोग 6 दिन के लिए आ जाएंगे। ज्यादा लोग आएंगे। पाचन से चालू हो जाता है। हाँ, कुछ बनता नहीं, नाग पंचमी से ही होते हैं, नाग पंचमी से हो जाते हैं। तो हम लोग बढ़िया से जन्माष्टमी मनाए, अध्ययन शुरू करें उसी दिन। हाँ, वही तो बैठे पड़ेंगे। बढ़िया, चलिए देखेंगे, अभी तय कर लेंगे क्या ठीक लगता है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों का ये नमस्कार वाली आदत सोमभैया ने डाली। हाँ, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब मैं नमस्कार बोलता हूँ तो लोग ऐसे करने लगते हैं, तो मैं भी अब उठा ही देता हूँ। जैसे बढ़िया, ये भी सब मैंने शुरू किया है। देखिए हम लोग 4:30 क्रिया में भी कितना अच्छा फॉलो करते हैं।
इसको मिटा दो। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये सारे संबंध सार्थक कब होंगे? अभी ये संबंधों के नाम है, सारे जो है संबंधों के नाम है, ये सार्थक कब होंगे? जब इसमें हम तृप्ति पूर्वक जी पाएंगे। इसमें तृप्ति पूर्वक हम कैसे जी पाएंगे? हाँ, इसमें तृप्ति पूर्वक कैसे जी पाएंगे? जब हम इन संबंधों में मूल्यों को पहचान पाएंगे। तो अभी मैं कुछ मूल्यों को आज रखता हूं और कल एक एक संबंध में कौन कौन से मूल्य होते हैं उसको भी यहाँ पर हम रखेंगे। अगर जरा आज रात में मुझे टाइम मिल गया तो मैं उसका प्रेजेंटेशन भी आधा अधूरा है उसको कंप्लीट कर लूंगा। ये सातों संबंध में कौन कौन से मूल्य आते हैं उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। जैसे कमल जी आके बैठ के बातचीत करने लगे तो टाइम नहीं मिलता है। आज मैं बोल दूंगा भैया मैं कुछ काम कर रहा हूँ। नहीं घर पे खिलाते हैं तो उनका सुनना पड़ता है ना। तो खिलाएगा उसको सुनना पड़ेगा क्या? ये जो संबंध है, अब जैसे माता पिता संबंध, संतान संबंध, इसमें कुछ संबंध और है जो इसी में मर्ज हो जाते हैं। जैसे चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, ये सारे संबंध भी माता पिता वत ही है। माता पिता वत, वत यानी माता पिता जैसे, माता पिता वत है, माता पिता जैसे ही है। इसलिए अपेक्षा, क्योंकि संबंध हमने अपेक्षा के आधार पर देखा है। तो मामी मामा, नानी नाना, मौसा मौसी, बुआ फूफा, चाची चाचा, ये सभी माता पिता जैसे ही है, क्योंकि उनकी भी अपेक्षा आपके पोषण संरक्षण की ही है। इसलिए वो भी संबंध माता पिता जैसे ही है। जैसे अभी हम लोग परिवार की परिभाषा क्या देते हैं? अभी हम लोग परिवार की परिभाषा देते हैं कि माता पिता और इनकी संतान, माता पिता और इनकी संतान और इनकी भी संतान, मतलब यदि फिर माता पिता होते हैं इनकी भी संतान, ऐसे करके हम परिवार को पहचानते हैं। ये होता है पहली पीढ़ी और ये होती है दूसरी पीढ़ी और ये होती है तीसरी पीढ़ी। तो अभी परिवार कहा जाता है जिसको फैमिली बोलते हैं। आजकल क्योंकि फैमिली शब्द, जैसे वही ना दूध में जब मिलावट हो गया तो शुद्ध दूध आ गया, दूध में मिलावट हुआ तो शुद्ध दूध, शुद्ध जोड़ना पड़ा उसके आगे। वैसे ही इसको फैमिली बोलते थे, लेकिन जब फैमिली का कॉन्सेप्ट बिगड़ा तो आजकल इसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। जबकि फैमिली यही है, फैमिली यही है, लेकिन चूंकि अब फैमिली का स्वरूप बदल रहा है तो आजकल इसका नया नामकरण हो गया, उसके आगे एक ज्वाइंट जोड़ दिए, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, इसको थोड़ा मैं सीधा बनाऊं, नहीं तो ये ठीक नहीं लगेगा। इस पे चर्चा करना है तो पूरा ही कर ले। ये है फर्स्ट जनरेशन। फिर इनके दो संतान, मिनिमम मॉडल लेके चलते हैं।
इनके 2 संतान, ठीक है। ये दोनों संतान बेटे भी हो सकते हैं, दोनों बेटियां भी हो सकती है, एक बेटा एक बेटी भी हो सकता है। ये दोनों संतान जो है इनकी भी बाद में शादी होती है, ये भी 2 हो जाते हैं। फिर इनके भी 2 हो सकते हैं, इनका भी मिनिमम मॉडल ले तो इनके भी 2 हो सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड जनरेशन और ये हो गया थर्ड जनरेशन। तो इसको बोलते हैं फैमिली। इस पूरे को बोला जाता था फैमिली, जिसको आजकल ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। परिवार अब इसकी रचना को देखेंगे तो इसमें ये जो जिनकी ये उम्र कुछ बिता दिए हैं, 50 साल 60 साल 65 साल ऐसी इनकी उम्र हो गई, तो इनके पास जिंदगी का एक्सपीरियंस है। समझ कम ज्यादा होगी वो अलग बात है, लेकिन जिंदगी का एक्सपीरियंस है। यानी इनके पास बहुत सारे उत्तर हैं जिंदगी से जुड़े, क्योंकि जिंदगी बहुत सारा जी है, 50 साल 60 साल 65 साल तक जी है। ये वाली जो पीढ़ी है ये बिल्कुल ताजा आई है, तो इसके पास प्रश्न बहुत है, इसके पास प्रश्न बहुत है। ये चुप बैठने वाली पीढ़ी है ही नहीं, ये क्वेश्चन करेगी, क्वेश्चन करती है। तो अगर इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं तो इनके पास प्रश्न है, इनके पास बहुत सारे उत्तर है। हो सकता है थोड़े आधे अधूरे हो, लेकिन उत्तर है। ये इससे कनेक्ट हो गए। ये जो बीच वाली पीढ़ी है ये अपना उत्पादन में, श्रम में, कमाने धमाने में, जॉब में लगी है, क्योंकि इसके पास ये वाला दबाव है, कमाने धमाने, जॉब करने, नौकरी करने का, उत्पादन का दबाव है। ये उस काम में लगी रहती है और ये इससे कनेक्ट हो गई है। ये स्कूल भी जाते हैं, लेकिन घर में उत्तरों के लिए ये उपलब्ध है। इसको बोलते थे फैमिली। अभी धीरे से क्या हो गया, इनको टेंशन माने जाने लगा और टेंशन खत्म किए गए। कुछ मजबूरियों में टेंशन खत्म हुए और कुछ जानबूझ के टेंशन खत्म किए गए। बोले टेंशन है। मेरे साथ घटी हुई घटना तब मैं कह रहा हूं टेंशन है। मैं जहां इंदिरापुरम में रहता हूं, तो इंदिरापुरम से 1 किलोमीटर दूर वैशाली मेट्रो स्टेशन है। अभी वैशाली एक्सप्रेस था, वैशाली मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो स्टेशन है वैशाली नाम से, जो लोग दिल्ली गए होंगे उनको पता होगा। तो वहां तक जाने के लिए ऑटो मिलती है, तुरंत जाती रहती है। तो मैं घर से निकलता था तो ऑटो में बैठ के वहां पहुंच जाता था। तो ऑटो में बैठा था और सामने वाली सीट पर एक 25-26 साल की लड़की, महिला थी, वो बैठी थी। महिला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शादी वादी हो चुकी थी, उनकी बातचीत से लगा, वो बैठी हुई थी। तो फोन पे बोलती है हाँ यार वो ऐसा है ना, बहुत टेंशन थी, वो मेरे इन-लॉज आए हुए थे। क्या बोली? नहीं, बहुत टेंशन थी, मेरे इन-लॉज आए हुए थे। तो उधर से कुछ बातचीत हुआ होगा, बोले नहीं वो ठीक हो गया, अब टेंशन खत्म हो गया, वो चले गए। तो ये क्या है? टेंशन। अब इस ये टेंशन क्यों है? इसके जिम्मेदार खुद भी है, क्योंकि ये अपनी अथॉरिटी ज्यादा चलाना चाहते हैं, समझ कम है या ज्यादा, बात मेरी माननी चाहिए ऐसा उनको लगता है, उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। और आने वाली पीढ़ी, चूंकि अब प्राइवेसी का मामला आ गया ज्यादा, इसलिए भी वो टेंशन खत्म करना चाहती है। अब टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन बच्चों के प्रश्न थोड़ी खत्म हुए। टेंशन खत्म होने से बच्चों के क्वेश्चन तो खत्म हुए नहीं है। अब ये बच्चे अपने प्रश्न लेके कहां जाएंगे? तो अब जो ये फैमिली बची, इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। अब इसको न्यूक्लियर नाम दिया गया, जिसमें न्यूक्लियस होंगे और ये परिवेशी अंश होंगे। न्यूक्लियर इसीलिए बोलते हैं, न्यूक्लियस में 2 अंश होंगे और 2 परिवेश में होंगे, बस इसको बोले न्यूक्लियर फैमिली। तो प्रश्न तो इनके है, अब ये लेके इनके पास जाएंगे, इनके पास टाइम ही नहीं है। इनके पास कहाँ टाइम है? सुबह जल्दी भागना है, टिफिन भी तैयार करना, ये करना, वो करना, नौकरी करना, जॉब करना, भाग के जाना, यहाँ वहां करके रात में आना, थके हुए, फिर खाना कौन बनाए, सो जोमेटो से मंगा लो, स्विगी से मंगा लो, छोड़ो यार क्या बनाना है, सो जाना। इनके पास टाइम कहाँ है?
अब इनके पास टाइम नहीं होने से इनका प्रश्न तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वे प्रश्न लेके जाएगा तो क्या करेंगे, बेटा ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन में लगा दिया। इनको कहाँ लगाया? जिसके पास ट्यूशन लगाया वो भी ऐसा ही है, वो भी टेंशन खत्म करके बैठा हुआ है। टेंशन खत्म करके बैठा हुआ है। अब वो उसके यहाँ दूसरे के बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं तो वो उसको जॉब की तरह कर रहा है। अब उसके अपने बच्चे कहाँ जाए, तो वो अपने बच्चों के लिए दूसरे जगह ट्यूशन लगा। तो पूरा समाज इस समय ट्यूशन लगाने में लगा। केवल एक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है कि बच्चों के प्रश्न है उनका उत्तर कैसे आएगा, तो सभी ट्यूशन लगाने में लगे। ये हुआ न्यूक्लियर फैमिली। अब ये फैमिली नहीं रह गया, अब इसका नाम दिया गया न्यूक्लियर फैमिली। ये नामकरण मैं नहीं कर रहा हूँ, नामकरण चलता है, प्रचलन में है, नहीं तो आपको लगेगा जीवन विद्या वाले नामकरण कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली। अभी इसका भी एक एडवांस वर्जन आया है, लेटेस्ट, मतलब 15-20 साल से। पति की नौकरी दिल्ली में, पत्नी की नौकरी मुंबई में या बेंगलोर में या दुबई में, बच्चे ऋषि वैली हॉस्टल में। ये हो गया अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली। अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियस का भी विखंडन हो गया। ये लेटेस्ट मॉडल। क्यों? क्योंकि बोलते हैं जी एक के कमाने से खर्चा नहीं चलता, और हमको बोलते हैं आपको नहीं मालूम। जैसे लगता है मैं कहीं बाढ़ में बह के आया हूं, मेरे पास परिवार नहीं। मैं दिल्ली में गया तो मुझे लोगों ने कहा कि भैया आपकी पत्नी क्या करती है, कोई जॉब करती है? हमने कहा नहीं। बोले अच्छा वो कुछ नहीं करती? हमने कहा नहीं, वही सब कुछ करती है, मैं कुछ नहीं करता। पूरा घर तो वही संभालती है, मैं कुछ नहीं करता। फिर बोलते हैं नहीं दिल्ली में तो ऐसे चल नहीं पाएगा, आपके 2 बच्चे हैं और आप अकेले कमा के तो नहीं पाल सकते। यहाँ तो 2 कमा के 1 को नहीं पाल पाते। इस दिल्ली में 1 बच्चे का ज्यादा प्रचलन आ गया है। बोलते हैं 2 कमा के 1 को नहीं पाल सकते। हमने कहा भैया मेरे साथ तो बड़ी मौज है। क्या मौज है? अगर सरवाइव कर पाया तो मैं भाग जाऊंगा टेंट उखाड़ के गोरखपुर। हाँ, नौकरी तो मेरी यहाँ परमानेंट है नहीं, मैं तो यहाँ डेपुटेशन पे आया हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस दिन लगेगा मैं नहीं जी पाऊंगा उस दिन चला जाऊंगा। वहां तो हमारे पिताजी का घर बार सब है, ये पिताजी का बनवाया हुआ। 40 किलोमीटर दूर पे हमारा गांव है, खेती बाड़ी सब है, राशन पानी सब होता है, नौकरी है ही है वहीं पर। फिर यहाँ से रिलीव होकर वहां चले जाएंगे। तो बोले बहुत मुश्किल है भैया, अकेले कमा करके और 4 परिवार पालना बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा ठीक। ऐसा करते करते आज मुझे दिल्ली में 7 साल हो गया और मैं ठसके से जी रहा हूं। मैं ठसके से जी रहा हूं। जब आप अपनी जरूरतों को पहचानते हैं, आपका परिवार भी पहचानता है, एक पेज पर है, तो आपकी आय से मतलब नहीं है, आपका आराम से काम चलता है। आय तो होनी चाहिए, आय मेरी भी है ही है, ठीक है। आज मेरे पास उसी दिल्ली में रहते हुए इतना साहस आ गया कि मैं नौकरी भी छोड़ दिया, पेंशन पे आ गया, फिर भी मैं प्रसन्न हूं, आप लोगों से ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं भय में भी नहीं हूं, ठीक है। क्यों नहीं भय में हूं? क्योंकि मैं उसकी पूरी प्लानिंग करके एग्जिट किया हूं। जैसे एक होता है लैपटॉप को, कंप्यूटर को शट डाउन करना, और एक होता है सीधे बटन दबा के बंद कर देना। दोनों में क्या अंतर है? जब शट डाउन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर अपनी सारी फाइल को बाकायदे व्यवस्थित करते हुए, सेव करते हुए, समेटते हुए बंद करता है। और आप सीधे बटन दबा देते हैं तो कुछ करप्ट हो सकता है। तो मैं सीधे बटन नहीं दबाया हूं, मैंने शट डाउन किया है। तो परिवार की परिभाषा क्या होती है? एक्चुअली परिवार की परिभाषा अगर समझ में आ जाए, परिवार तो जहां पार लग जाए वो परिवार है। जहां पार लग जाए वो परिवार। इसलिए परिवार को कह रहे हैं इस दर्शन में कि परिवार एक व्यवस्था है।
परिवार एक व्यवस्था है, परिवार अस्तित्व सहज डिजाइन है, परिवार बोझ नहीं है, परिवार बंधन नहीं है, परिवार कोई बनावटी चीज नहीं है, परिवार अस्तित्व सहज व्यवस्था है, अस्तित्व सहज डिजाइन का हिस्सा है। मानव जब भी प्रमाणित होगा परिवार में होगा। तो परिवार में पार लग जाए वो परिवार है। जहां पार लग जाए, पार क्या लग जाए, अनुभव संपन्नता हो जाए, उसको बोलते हैं परिवार। परिवार अध्ययन कर रहा है तो पार लग जाएगा, नहीं कर रहा है तो नहीं, वो तो नियम है। तो अभी परिवार क्या हो जाएगा, फिर परिवार नरक हो गया। तो परिवार स्वर्ग भी हो सकता है, परिवार नरक भी हो सकता है। परिवार में जाते समय आपको उत्साह भी आ सकता है, परिवार में जाते समय आपको डर भी लग सकता है। आज कौन सा बॉर्डर खड़ा हो जाएगा पता नहीं, आज पता नहीं पूर्वा हवा चल रही है कि पश्चिमी चल रही है, या चक्रवात आया हुआ है। तो परिवार सजा हुआ है तो स्वर्ग है, परिवार सजा हुआ है तो स्वर्ग है। जिसका परिवार सजा हुआ है उसको स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी स्वर्ग है। और जिसने परिवार नहीं सजाया उसका जीते जी नरक है। मरने के बाद क्या मिलेगा पता नहीं, जीते जी तो नरक ही है। तो परिवार को सजाना हर परिवार की जिम्मेदारी है। जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी है परिवारों को सजाया जाए। परिवारों को सजाना बहुत जरूरी है। परिवार सजते हैं, दूसरे परिवार का भी मनोबल बढ़ता है, उनके सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ता है। परिवार नहीं सजे तो अकेले अकेले तो मैं भी अच्छा, आप भी अच्छे। अकेले अकेले तो शराब पीने वाले भी अच्छे ही हैं। दो शराबियों के बीच में मारपीट जल्दी थोड़ी होती है, वो तो जाम से जाम टकराते हैं, रात भर जाम से जाम टकराते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे, हंसते रहेंगे। अच्छे ही हैं, अकेले अकेले सभी अच्छे हैं। असलियत तो परिवार में पता चलती है, इसलिए परिवार का सजना बहुत जरूरी है। तो परिवार में संबंध माता पिता संतान संबंध है, पारिवारिक संबंध है। इसमें देखेंगे तो पारिवारिक संबंध में माता पिता संतान संबंध, भाई बहन संबंध और पति पत्नी संबंध, ये तीन संबंध पारिवारिक संबंध है। जिसमें से ये दोनों ब्लड रिलेशन है, पति पत्नी संबंध ब्लड रिलेशन नहीं। कल भी इसकी चर्चा किया था। माता पिता संतान संबंध ये खूनी संबंध है, गुरु और भाई बहन संबंध खूनी संबंध है। पति पत्नी संबंध नाखूनी संबंध है, इसीलिए पत्नियां नाखून बढ़ाती है। ये तो छुपा रही जल्दी जल्दी। तो ये संबंध पति पत्नी संबंध ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए संबंध तभी चलेगा जब ये विचार पे आधारित होगा, विचार का मेल होगा, तभी ये संबंध चलेगा। तो ये जो भाई बहन संबंध, गुरु शिष्य संबंध है, मित्र मित्र संबंध है, व्यवस्था संबंध है, ये वैचारिक संबंध है। साथी सहयोगी संबंध ये भी वैचारिक ही है। तो जिस तरह की हम फैक्ट्री लगाते हैं उस तरह के आदमी ढूंढते हैं, तो विचार ही है ना, मतलब कोई स्किल का ही विचार होगा, लेकिन विचार है। तो ये वैचारिक, तो परिवार के अंदर तीन संबंध हैं, माता पिता संतान संबंध, भाई बहन संबंध और पति पत्नी संबंध परिवार के अंदर है। बाकी चार संबंध परिवार के बाहर। उसमें से भी दो संबंध ब्लड रिलेशन में है, एक संबंध ब्लड रिलेशन में नहीं है। बाकी सारे संबंध या तो व्यवस्था के अर्थ में है या अपने, जैसे भाई बहन संबंध और मित्र मित्र संबंध में क्या अंतर है? खाली खून का संबंध नहीं। हाँ भाव तो वही है ना। हाँ, अपेक्षा उतना ही है। अंतर क्या है? भाई बहन हम सहोदर को बोलते हैं, सहोदर। सहोदर मतलब सह उदर, उदर यानी पेट, यानी एक ही माँ के गर्भ से जन्मे हुए उनको हम भाई बहन बोलते हैं। और जो एक ही माँ के गर्भ से नहीं जन्मे हैं लेकिन भाई जैसा ही बहन जैसा ही रहते हैं, वो मित्र मित्र संबंध में आते हैं। तो सहोदर तो भाई बहन अपेक्षा के रूप में एक ही जैसा है, अपेक्षा के रूप में एक ही जैसा है। तो अभी हापुड़ में संबंध पे चर्चा कर रहा था। हाँ जी,
हापुड़ में संबंध पे चर्चा कर रहा था तो एक टीचर ने जवाब दिया, एक और नया संबंध है जिसकी चर्चा करिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड संबंध। ये किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? साथी सही, उसमें एक साथी है, दूसरा सहयोगी है। तो मित्र मित्र संबंध में आएगा तो मित्र मित्र संबंध में क्या अपेक्षा है? जो कुछ भी सीखा समझा है उसको शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए मित्र मित्र संबंध होता है। वही भाव है उसका, वही अपेक्षा है, उसमें विश्वास सम्मान सहित वो संबंध होता है। अब जो संबंध का नाम मैंने लिया उसमें होता है क्या? उसमें आवेश ज्यादा होता है, भाव कम होता है, इसलिए वो मित्र मित्र संबंध में आता ही नहीं। इसलिए नए नए नामकरण कर देने से कोई संबंध को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो भाई बहन जैसा भी नहीं रह जाता, मित्र मित्र जैसा भी नहीं रह जाता, पति पत्नी जैसा बाद में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसा भी नहीं रह जाता। हापुड़ एक शिविर में एक लड़का आया हमारे पास, बोला भैया हमको बड़ी टेंशन हो रही है। हमने कहा क्या हुआ? बोला कॉलेज में ना मेरे लिए बड़ी टेंशन। हमने कहा क्या बात है? वहां का था, रायपुर क्या भोपाल का था। तो बोलता है कि क्या है ना कि मेरे जो दोस्त हैं उनकी 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड है, मेरी एक ही है। इसका टेंशन है मुझे और मैं बहुत कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ। हमने कहा यार तुमको तो मजा करना चाहिए। बोला क्यों? हमने कहा जिनकी 3 है वो पूरे दिन झूठ बोलते होंगे, एक से कुछ झूठ बोला, दूसरे से कुछ झूठ बोला, तीसरे से कुछ झूठ बोला, वो बेचारा झूठ क्या बोलना है उसी में पूरी कल्पना सीधा चलाता। तुम तो इससे बचे हुए हो, तुमको जितना सारे झूठ से बच गए हो। तो अभी आदमी कहां नेगेटिविटी में जा रहा है पता ही नहीं। 4.5 क्रिया में कितना कहां तक पहुंच जा रहा है। तो संबंध होंगे तो साथ ही होंगे, बाकी हम कोई अब अभी से पूछेंगे लिव इन रिलेशन किसमें आएगा? इसमें से कहीं भी नहीं आएगा। कुछ भी नाम हम देते रहे और बोले इसको किसमें रखेंगे तो इसमें देख लीजिए अगर अपेक्षा रूप में कहाँ आता है। अगर कहीं आता है तो ठीक है, अगर पति पत्नी नहीं है तो फिर क्या है वो? लेकिन प्यार तो हो सकता है ना, राधा और कृष्ण को या तो फिर हम गुरु और शिष्य के उसमें डालें, जो भी तो देवे नेवर मैरिड, लेकिन रिश्ता तो था ना। तो प्यार हमको समझ में कहाँ आया? अगर राधा कृष्ण का प्यार समझ में आ जाता तो हम वो गाना थोड़ी कर गाते हैं। कौन सा वो गाना है ना, हम करें तो वो करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। आपको गाना नहीं आ रहा है? तो क्यों? क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आया। एक तरफ तो हम कहते हैं राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक ही है। जैसे अर्धनारीश्वर शिव को बोला, प्रकृति और पुरुष बोला, मतलब क्या है आध्यात्मिक चर्चा को हमने सड़क पर छाप चर्चा में बदल दिया। तो प्यार हम अब इसी कह के हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये प्यार है, ठीक है। फिर कृष्ण की 2 रानियां थी, मतलब 2 रानियां तो वहां पर महल में थी, बाकी लोग कहते हैं जितनी सखियां थी, मतलब इतने सारे थे। तो फिर उसको लेके भी जस्टिफाई करने लगी, आप भी रोज नया नया शादी करते रहेंगे। नवाबों की 100 बेग में होती थी, तो हम भी करेंगे, कर लीजिए। एक को संभालने में तो आपकी जिंदगी खराब हो गई। तो देखिए कुल मिला के जो भी संबंध है इन 7 में से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया जो बाकी के प्रेम मूल्य जो है अब कल इसकी चर्चा भी करेंगे जब अलग अलग संबंधों में मूल्यों की। तो प्रेम मूल्य को पाने वाला संबंध माता पिता भी है, गुरु शिष्य भी है और पति पत्नी भी है। बाकी मित्र मित्र भाई बहन में भी प्रेम मूल्य की संभावना है। अब कल देखेंगे इसमें हम किसमें क्या क्या मूल्य आता है, ठीक है। और फिर मूल्यों की यात्रा कैसे है, जब पकड़ में आता है तब हमको संबंध और स्पष्टता से समझ में आने लग जाता है। नहीं तो
तो हमने अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ कुछ बना दिया। जी। तो बाकी के जो संबंध की भी चर्चा हो रही थी रिलेशनशिप वाले, हाँ वो नियम के तहत है ही नहीं, इसलिए उसको कोई संबंध बोल ही नहीं जाता। बिल्कुल, प्रयोजन उसका स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसका संबंध, जैसे अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसका प्रयोजन क्या है? लिव इन रिलेशन, इसका प्रयोजन क्या है? वही 4.5 क्रिया। तो जब जिसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है उसको क्या नाम देंगे? संबंध तो प्रयोजन के अर्थ में है ना, इसीलिए संबंध की जो परिभाषा है, मैं वो अभी तक लिखा नहीं था, अब सही समय आ गया लिखने का। संबंध की परिभाषा है, जहां संग लिखा रहता है इस दर्शन में कहीं भी, उसका मतलब है पूर्णता, संपूर्णता, संपूर्णता या पूर्णता। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध ही संबंध है। पूर्णता के लिए या पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, यानी साथ साथ चलने का तय करना, यही संबंध है। पूर्णता के अर्थ में, जागृति के अर्थ में, पूर्णता यानी जागृति, पूर्णता यानी जागृति, जागृति यानी समाधान, समाधान यानी अनुभव संपन्नता। इसके लिए जो जो अनुबंध है वो सब संबंध है। अगर ये है ही नहीं है उसमें, तो फिर किस बात का संबंध? जब एक एक संबंधों की चर्चा इसमें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सारा संबंध जागृति से जुड़ता है, अनुभव से जुड़ता है। क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, ज्ञान की चरम उपलब्धि अनुभव ही है, इसलिए सारे संबंध अनुभव के लिए ही है, सारे संबंध पूर्णता के लिए ही है, सारे संबंध जागृति के लिए ही है। तो जागृति के लिए, पूर्णता के लिए जितने भी अनुबंध हैं, ये सभी संबंध हैं। प्रयोजन स्पष्ट है तो संबंध स्पष्ट है, पर्पस पता ही नहीं है, फिर हम नाम कुछ भी देते रहे तो वो संबंध है ही नहीं, वो संपर्क ही है, कभी भी टूट जाएगा। जितने संबंध अभी हमने कहा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें हर तीसरे महीने ब्रेकअप होते हैं। जैसे हमें ये सब पता नहीं था, देखिए मैं सर अभी शादियां भी गई हैं, हाँ, शादियां भी ऐसी ही गई हैं। हाँ, लेकिन वो संबंध है, शादियां भी टूट रही हैं, लेकिन वो व्यवस्थागत संबंध है, उसमें संभावना है। मैं छोटे शहर में रहता था, बड़े शहर में आके मुझे बहुत सारी परिभाषा पता चली। तो कोई सी भी लोग बोलते थे, भाई भैया ऐसा है ना, मेरा मन बड़ा बेचैन है और मुझसे मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा अभी ना 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले ब्रेकअप हुआ है। मैंने कहा क्या चीज बोलते हैं? तो बोला आपको नहीं पता है। मैंने बोला हाँ भैया, मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूँ। तब उसने समझाया ब्रेकअप क्या। शादियों में तो फिर भी हमारे कुछ बंधनों के कारण, कुछ लोक लज्जा के कारण, क्योंकि शादियों में बारात जाती है। बारात किस लिए जाती है? वो गवाही होती है, गवाही होती है। इसलिए बहुत सारी चीजों के कारण शादियों में अभी भी 90% टिकाऊपन है। 90% अभी भी है इस देश में, कम से कम अपने देश में कम से कम 90% अभी भी टिकाऊपन है। 10% में ही टूटन होती है। जैसे मैं जब बीएससी में पढ़ता था तो मैं पढ़ा कि बॉम्बे में एक शादी हुई, शायद मित्तल घराने की शादी थी, लक्ष्मी निवास मित्तल के यहाँ की। तो उसमें शादी हुई और वो शादी 1992 की बात है। वो शादी 5 करोड़ में संपन्न हुई। तब का 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती थी। आज तो 5 करोड़ बोलने में बहुत इतना सम्मानजनक नहीं माना जाता। आजकल 5 करोड़ बोलने पे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मानता, लेकिन 92 में 5 करोड़, उसमें आया 5 करोड़ में वो शादी संपन्न हुई। उसमें दिखा दिया था जो शादी के कार्ड गए थे वो भी बढ़िया वीआईपी के अच्छे, उस समय वीआईपी के सूटकेस अच्छे माने जाते थे। तो वीआईपी के एग्जीक्यूटिव सूटकेस में कार्ड रखा गया था, उसमें ड्राई फ्रूट्स रखे गए थे, एक एक घड़ी रखी गई थी, एक एक अंगूठी रखी गई थी गोल्ड की। वो गया था कार्ड उसमें भर के लोगों के पास। तो सब मैं उसमें पढ़ा था। तो शादी 5 करोड़ में संपन्न हुई, ये मैं पढ़ा था। 5 महीने बाद फिर अखबार में निकला वो जो 5 करोड़ की शादी थी वो टूट गई।
तो अभी शादी को हम घटना के रूप में बड़ा करना चाहते हैं, समझ के रूप में नहीं करना चाहते, इसलिए शादी भी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा ही हो गया है। अभी तो युवा शादी करने में घबरा रहा है, इसीलिए नए नए परिभाषा ढूंढ रहा है, क्या करे तो लिविंग रिलेशन कर लो। क्यों परम मुझे तो शादी करनी और समझ के करनी। सर अमेरिका में तो समझ के करे तो आएगा तो वही। और अगर उसको बच्चा चाहिए तो वो विद्या वाले उसको से भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके शी कैन बी अ मदर एंड लेजिटिमेट। शादी को कोई वैधता है नहीं, शादी कोई मतलब वैध चीज है नहीं, वैसे भी चलती है तो टूट ही जाती है। हमारे यहाँ तो बिना शादी के बच्चा हो तो वी हैव नेल्स फॉर दैट चाइल्ड, लेकिन मामा उसको लेजिटिमेट सिर्फ मामा का नाम बोल के वो भी स्पर्म कहाँ से आया है, कोई डोनर का कुछ डिटेल्स की जरूरत है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जब परिवार प्रधान नहीं माना जाएगा और हर आदमी को ही प्रधान माना जाएगा, अपने देश में भी यही है। अपने देश में संविधान परिवार को प्रोटेक्ट नहीं करता है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है। अपने देश का भी संविधान ऐसा ही है, परिवार को प्रोटेक्ट नहीं करता है। परिवार नाम की संस्था के लिए कुछ भी जगह नहीं है, परिभाषा नहीं है, इंडिविजुअल को ही प्रोटेक्ट करता है। सर संविधान बनाया तो अंग्रेजों ने है ना, हमने तो हार्डली कुछ चेंज किया। मैं आलोचना संविधान के नहीं कर रहा हूँ, लोग कोई हमको जेल में डाल देते तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके ड्रॉबैक भी नहीं बता रहा हूँ। ड्रॉबैक तो लोग बताते ही है, तभी तो 100, 125, 150 संशोधन हो गए। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान जब तक परिवार मूलक नहीं होगा तब तक वो पूरा नहीं पड़ेगा। परिवार व्यवस्था की मूल इकाई है। अभी संविधान व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करता। इसलिए इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा देने वाला ऐसा है, पूरी दुनिया का संविधान इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा देने वाला। इसीलिए तो प्राइवेसी शब्द फिर प्रचलित हुआ। ठीक है, तो उसमें विवाह नाम की कोई चीज मतलब जरूरी नहीं है। आपको बच्चा ही चाहिए ना, उसके लिए विवाह होना जरूरी नहीं। सर अभी तो गे कपल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो तो सब वही होगा, बच्चा तो अडॉप्ट कर ठीक सकते है। हैं। तो अभी क्या होता है ना कि नया मिठाई का नाम सुनते हैं तो अच्छा खाने का मन करता है, खाने के कुछ दिन बाद पता चलता है यार हमारा रसगुल्ला ही ठीक था। मैं वो बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो अडॉप्ट हुए जाएंगे बिल्कुल, ऐसे परिवार में कोई इमोशनल लगाव नहीं होगा तो कुल मिलाकर के वो बाजा बजाने जैसा ही होगा। देखिए क्या है, अस्तित्व सहज जो इंतजाम है वो यही है कि परिवार हो, परिवार के अंदर बच्चा पले बढ़े, क्योंकि मूल्यों का जो अभ्यास है, जैसे मैं सभी को कहता हूं कि 12th तक बच्चे को अपने पास रख के पढ़ाना चाहिए, अगर कोई मजबूरी नहीं हो तो। मजबूरी है तो अलग बात है, पति पत्नी दोनों दो जगह नौकरी कर रहे हैं, अब बच्चा साथ में कहाँ रहेगा, नौकरी करना मजबूरी है, तो मतलब किसी की मजबूरी का हम मजाक क्यों उड़ाएं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन इन जनरल 12th तक बच्चे को अपने पास रख के पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 12वीं तक अभी जितने मूल्य हम रखने जा रहे हैं, 12वीं तक इन मूल्यों का अभ्यास घर में हो सकता है। 12th तक उन मूल्यों का अभ्यास हो सकता है घर में, अगर पति पत्नी उसके अभ्यास में लगे हैं तो। नहीं भी लगे भ्रम की अवस्था में तो भी जो 12वीं तक के बच्चे परिवार में पले होते हैं, उनके अंदर सम्मान और विश्वास का थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। और जो बच्चे बचपन से हॉस्टल में पढ़े हैं, उनके अंदर विश्वास, सम्मान, इन सब चीजों का, स्नेह का कम देखा गया, क्योंकि उसका अभ्यास ही नहीं उन्होंने किया है। वो तो भय में जिए। हॉस्टल मतलब भय में जीना, पूरा हॉस्टल का स्ट्रक्चर ही है भय में जीने वाला, भय में जीने का स्ट्रक्चर है। वो भय में जिए, वो क्या जाने विश्वास, सम्मान, स्नेह क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप 12वीं के बाद फिर भेज दीजिए, क्योंकि 12वीं के बाद क्या शिक्षा होती है, 12वीं के बाद स्किल एजुकेशन एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। 12वीं तक ही सारे सब्जेक्ट भी मूल रूप में 12वीं तक इंट्रोड्यूस हो ही जाते हैं, परिचय हो ही जाता है। 12वीं के बाद आपको किस सब्जेक्ट में जाना, उसके स्पेशलाइजेशन में जाइए, या स्किल के लिए जाइए, इंजीनियर, मेडिकल, मैनेजमेंट, इसमें जाइए। तो 12वीं के बाद आप भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12वीं तक बच्चे को अपने पास रखना चाहिए। हाँ, अगर समझदार आप हैं, अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं, तो
और बढ़िया से अभ्यास, क्योंकि बच्चा अनुकरण अनुसरण से ही ज्यादा सीखता है, प्रवचन उपदेश से ज्यादा नहीं सीखता। और आज का बच्चा तो प्रवचन उपदेश को तुरंत ही नकार देता है। उसके सामने आप उपदेश करेंगे, बोलेगा ठीक है। कोई पूछेगा क्या कर रहे थे, वो मम्मी पका रही थी, कुछ फिलोसॉफिकल बातें कर रही थी, ऐसे बोल देगा। अच्छा, या तो आपके मुंह पे बोल देगा मम्मी इट्स नॉट लॉजिकल, हाँ तो वो बोल देगा। आज वो आगे निकल गया ना। अब पहले क्या था कि आस्वादन चयन में ज्यादा रहता था, मान लेता था, अभी वो विश्लेषण भी करने लगा है, भले ही प्रिय लाभ के आधार पर कर रहा हो, विश्लेषण ज्यादा होने लगा। तो इसलिए 12वीं तक बच्चे को अपने पास रखते हैं तो ठीक है। देखिए, मानव की कमाई मानव से कम में नहीं, एक मानव की कमाई मानव से कम नहीं। एक मानव आपने बना दिया, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। आप बिल्डिंग बना दे, शहर बना दे, नल बना दे, पुल बना दे, सड़क बना दे। यूक्रेन में बड़े बड़े पुल थे, बड़े बड़े बिल्डिंग थी, स्कूल थे, अच्छा खासा पार्क था, बढ़िया आपसे अच्छे पार्क थे घूमने लायक, सब खत्म हो गया क्योंकि यहाँ कचरा भरा था। ये जो बाहर जितनी चीजें दिख रही हैं, ये खत्म होने में देर नहीं लगेगी अगर मानो कि एक बटन दबाने की जरूरत है परमाणु बम का। ये जितना दिख रहा है सब खत्म। तो बाहर का विकास कभी भी खत्म हो जाएगा नहीं। कुछ होगा, भूकंप में चला जाएगा तो क्या करें, भूकंप तो आते ही रहते हैं। धरती घूम रही है तो धरती घूम रही है, इसके अंदर की सारी हर लेयर घूम रही है। लेयर कैसी है, तो लेयर में प्लेटें हैं तो एक दूसरे में रगड़ रही है, घिस रही है, कभी टूटेंगी कभी धंसेंगी, भूकंप भी आएगा, कुछ न कुछ होता ही रहेगा। इसलिए मानव की कमाई मानव से कम में नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अगर 5 मानव बना दिए, बहुत बड़ा मैं काम करके इस दुनिया से चला गया। वो कमाई की संतुष्टि। मेरा बच्चा अच्छा आदमी बन जाता है, मुझे बड़ी संतुष्टि है। मेरा बच्चा अच्छा इंजीनियर बन जाता है, पता नहीं मुझे संतुष्टि होगी कि नहीं होगी। तो उसके बाद पता नहीं उसकी क्या दशा होगी, फोन भी उठाएगा कि नहीं उठाएगा, हमारे दुख बीमारी में भी आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। तो क्या है ना, दूर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर जाकर के जब उसकी बेरुखी हो जाती है तो हमको पीड़ा देती है। पास रह करके भी, अगर पास रह करके भी बेरुखी है तो भी पीड़ा देती है, दूर चला गया और बेरुखी है तो भी पीड़ा देती है। पास रह करके भी अगर प्यार है तो अच्छा लगता है, दूर रह के भी प्यार है तो अच्छा लगता है। इसका मतलब प्यार चाहिए हमको। शरीर का क्या करेगा, शरीर को थोड़ी चाटता है सुबह से शाम तक। चलिए, तो संबंध की चर्चा कल और करेंगे। इसमें भाई बहन संबंध अपेक्षा के रूप में एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए एक दूसरे की जागृति में मदद करने के लिए। भाई बहन संबंध एक दूसरे के साथ शेयरिंग इसलिए नहीं करना हंसी मजाक के लिए। भाई बहन संबंध में एक दूसरे के साथ जागृति के लिए शेयर करना, जागृति के लिए, समाधान के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, इसके लिए भाई बहन संबंध है। जागृति के लिए, समाधान के लिए सहयोग करना, इसके लिए मित्र मित्र संबंध है। जागृति के लिए, समाधान के लिए साथी सहयोगी का दायित्व कर्तव्य निर्वहन करते हुए, सुविधाओं को उत्पादन करते हुए एक दूसरे के शरीर और जीवन का ध्यान रखना, उसके लिए संबंध है। पति पत्नी संबंध तो पूरी तरह पूर्णता के लिए ही है, क्योंकि इसमें से बाकी सारे संबंध, माता पिता संबंध तो रहेगा, लेकिन भौतिक रूप में माता पिता हमसे पहले जा सकते हैं, क्योंकि हमसे पहले इस दुनिया में उनका शरीर आया था, उनका शरीर हमसे पहले जा सकता है। या हम कहीं नौकरी कमाने धमाने के इनसे दूर जा सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध जब तक अध्ययन चल रहा तब तक तो भौतिक रूप में है, संबंध तो बना ही रहता है, लेकिन भौतिक रूप में। भाई बहन संबंध भी भौतिक रूप में एक समय के बाद दूरी हो जाती है, शादी विवाह नौकरी चाकरी इधर उधर। मित्र मित्र संबंध में भी भौतिक दूरी हो जाती है, साथी सहयोगी संबंध में भी, व्यवस्था संबंध में पहले से ही दूरी है। पति पत्नी संबंध एक ऐसा संबंध है
इसमें अगर दोनों स्वस्थ हैं तो भौतिक रूप में भी साथ लंबे समय तक रहेंगे, बात भी लंबे समय तक करेंगे। इसलिए अगर इस संबंध में हमारी जीने की योग्यता हो गई तो इसी संबंध में हम पार पा जाएंगे। यही एक संबंध है। तो फिर देखिए, एक शरीर यात्रा में अगर एक संबंध को बढ़िया से जी लिया जाए तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और वो संबंध पति, अगर शादी हुआ है तो पति पत्नी संबंध, या होने वाला है तो भी पति पत्नी संबंध में अगर हम लोग ठीक से जी लिए। अभी क्या है, कल चर्चा हुआ था, पति पत्नी संबंध में ठीक से जीने का आधार विचार ही है। विचार के आधार पर ही हम ठीक से जी सकते हैं, क्योंकि और कोई आधार है ही नहीं। मेरा खानदान अलग, उनका खानदान अलग। वो मेरा खानदान बार बार बोलेगी तुम्हारे तो सब पिता भी ऐसे हैं, तुम्हारे भाई भी ऐसे हैं, क्या करें, हम तो आगे फंस गए, इनको तो कुछ नहीं किया जा सकता। इनके लिए जान भी दे दो तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर से पति बोलेंगे नहीं नहीं मुझे भी पता है तुम्हारा ये तुम्हारा खानदान, तो क्या है, उसका खानदान अलग। अब भाई बहन में तो खानदान के लेके गाली होगी ही नहीं, क्योंकि एक ही खानदान है। तो पति पत्नी संबंध में दोनों का वंश परंपरा अलग है, वंश अलग है, अलग खानदान है। उसमें साथ जीने का एक ही तरीका है, वैचारिक साम्यता, वैचारिक साम्यता। तो विचार के लिए वहां साम्यता से ही वो संबंध चलेगा। और विचार का कंटेंट अगर बढ़िया दमदार मिल गया और उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़े, यही ये संबंध है जिसमें हम पार पा लेंगे। इसमें कहा है पति यतित्व पूर्वक प्रमाणित होता है, पत्नी सतीत्व पूर्वक प्रमाणित होती है। ऐसा लिखा गया है दर्शन में, पति यतित्व पूर्वक प्रमाणित होता है, पत्नी सतीत्व पूर्वक प्रमाणित होती है। यतित्व मतलब यत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक। जो पुरुष है उसके अंदर धैर्य की कमी होती है, जो महिला है नेचुरली उसके अंदर धैर्य और अनुकरण अनुसरण की ज्यादा चेष्टा देखी जाती है। उसके अंदर धैर्य भी ज्यादा होता है और अनुकरण अनुसरण की चेष्टा भी ज्यादा देखी गई है। तो जो पुरुष है, पति है, उसको यत्न करना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए। पत्नी तो केवल अनुकरण अनुसरण से भी प्रमाणित हो सकती है, क्योंकि उसका भरोसा इतना होता है और अनुकरण अनुसरण करने की इतनी ताकत इनबिल्ट है उसके अंदर। इसलिए बोले कि पत्नी जो है सतीत्व पूर्वक प्रमाणित हो सकती है। तो पति यत्न पूर्वक और पत्नी सत्व पूर्वक प्रमाणित होगा। सत्व यानी अनुकरण अनुसरण पूर्वक, धैर्य पूर्वक, धैर्य पूर्वक, अनुसरण अनुसरण पूर्वक सती हो जाना। पति नहीं सती हो गई है, सती हो जाएगी। अब किसी जमाने में लोगों ने इसको व्याख्या कर लिया कि सती का मतलब होता है कि पति का अनुकरण करना। ये तो पकड़ में आ गया कि पति कहीं जाएगा दूर दूर इधर उधर ज्ञान संपन्न होके आएगा, पत्नी उसका अनुसरण करेगी। क्योंकि पत्नी जो है, महिला जो है, वो बच्चों के साथ ज्यादा अटैच है। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों को छोड़ के, जैसे मेरी पत्नी है, बच्चों को छोड़ के बोलती नहीं आप जाओ मैं देख लूंगी, वो नहीं जाती। इसलिए पति को यत्न करने के लिए बोला है, यत्न करेगा, यत्न पूर्वक ज्ञान संपन्न होगा। पत्नी तो अनुकरण अनुसरण पूर्वक भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर भरोसा ज्यादा होता है, वो भरोसे वाली ज्यादा रहती है। तो किसी समय में जान लिया कि पति का अनुकरण अनुसरण पत्नी को करना है, इसी को सती बोलते हैं। तो पति अगर मर गया है तो पत्नी भी अनुकरण करेगी, पत्नी भी साथ में मर जाएगी। ऐसा अनर्थ हमने ले लिया। अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है, हमने अनर्थ ले लिया और फिर वो प्रथा शुरू हो गई। कहीं एक कोने में अनर्थ चला गया, फिर धीरे 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 वो अनर्थ, क्योंकि आस्था ऐसी चीज है जो अंधा बना देती है। क्योंकि आस्था में लॉजिक नहीं होता। अगर कोई चीज आस्था बना दी गई है तो वहां आप लॉजिक नहीं ला सकते। आपकी फिर पिटाई हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी, आपको विधिंडावादी कहा जाएगा, आपको धर्मद्रोही कहा जाएगा, आपको वहां चलता नहीं। तो कहीं एक कोने में शुरू हो गया और उसको आस्था बना दिया गया, सती के मंदिर भी बनाने शुरू कर दिए। फिर वो ऐसा प्रचलन चल गया, ऐसा प्रचलन चल गया कि अगर वो नहीं हो रहा तो बुरा माना जाता। बाद में उसके लिए अभियान चला, उसके लिए जागरूकता चली, लोगों को समझाया गया, तब धीरे 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 उससे निकले। तो अनर्थ कहीं आप डाल देंगे और अगर वो प्रचलन में आ गया तो आदमी बोलेगा नहीं नहीं वही ठीक है, वही ठीक है। क्योंकि आस्था, आस्था
क्योंकि आदमी तीन ही चीजों से ड्राइव होता है, भय, प्रलोभन और आस्था। यही तीन चीजें आदमी के ड्राइव होते हैं। या तो भय पैदा किया जाए, जैसे संविधान, कानून, इंडियन पैनल कोड, ये सब क्या है? भय पैदा करना। या तो भय पैदा किया जाए, तब लोग ठीक रहेंगे। ये करोगे तो तुमको सजा हो जाएगी, ये करोगे तो जेल हो जाएगी, ये करोगे तो तुमको नर्क मिलेगा, ये भी भय है, और ये करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये क्या है? प्रलोभन है। जैसे मैं जब छोटा था तो लोग कहते थे, स्वर्ग नर्क की चर्चा करते थे, बोले अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो मैंने अपने बाबा जी से पूछा कि स्वर्ग का मतलब क्या होता है? तो बोले, अभी तो मैं बहुत छोटा था उस समय, 7-8 साल का था। तो बोले कि स्वर्ग मिलेगा। हमने कहा स्वर्ग का मतलब क्या होता है? तो चूंकि छोटा था उस समय ज्यादा चीजें समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे याद आता है 1980 के बाद से मुझे हर चीज याद है। 76 में मैं पैदा हुआ था मार्च में, और 1980 का जनवरी से लेकर के आज तक का मुझे सब लगभग, ये कोशिश करता हूँ ध्यान रखता। तो उस समय जो है बाबा जी ने कहा कि स्वर्ग जो होता है बेटा, उसमें जो है ना बहुत अच्छी जगह होती है, उसमें सब देवता लोग रहते हैं और वहां पर अप्सराएं नाचती है। अब मुझे तो उस समय अप्सरा का कोई मतलब पता नहीं था। फिर बोले कि वहां एक गाय है, वहां एक गाय होती है, उससे जब चाहो तब दूध निकाल लो, जब चाहो तब दूध निकाल लो, हमेशा दूध मिल जाता है। वहां दूध की कोई कमी होती नहीं, क्योंकि दूध को बड़ी चीज माना जाता है। विष्णु को भी क्षीर सागर में बताया। क्षीर मतलब क्या होता है? दूध। दूध के सागर में लेटे हुए, यानी दूध को बड़ी चीज मानी जाती थी। गाय से जो चीज मिलता था उसको बड़ी ही मानी जाती थी। तो बोले कि वहां पर ऐसे है गाय कि उसे जब चाहो तब दूध निकाल लो। हमने कहा अच्छा, और क्या होता है? बोले वहां पर एक हाथी है, उस पर बैठ करके जहां चाहो वहां पहुंच जाओ तुरंत। नाम मैं नहीं ले रहा हूं, तो पहुंच जाओ। फिर बोले और क्या होता है? बोले वहां एक पेड़ है, उसके नीचे खड़े होकर जो मांग लो वो मिल जाता है। ये सब हमको बताया। तो मैं इसी के साथ, मुझे भी लगता था मुझे भी स्वर्गीय हो जाना चाहिए। तो जब मैं इस अध्ययन में आया तो धीरे धीरे आगे चलते हुए बात करते हुए तो मुझे लगा जीते जी ही स्वर्ग होता। अब आदमी तो चालाक है, देखिए अगर समझदार नहीं होगा तो क्या होगा? चालाक होगा। इन दो में से एक होना जरूरी है, नहीं तो आपको मूर्ख बना दिया जाए। बोलेंगे तो मूर्ख है, कुछ समझता नहीं है। या तो आप समझदार रहिए या तो चालाक रहिए। तो आदमी समझदार नहीं था तो चालाक था। उसने कहा कि ये सारी सुविधाएं जितनी बताई गई है ये तब मिलेगी जब अच्छा काम करना पड़े। अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करना तो कठिन है परम भाई। अच्छा काम करना तो कठिन है। हाँ, सबका ध्यान आप पे जा रहा था इसलिए। तो अच्छा काम करना तो कठिन है, तो क्या करें? बोले चाहिए तो ये सारा चीज, ये सारी चीजें हमको चाहिए, लेकिन अच्छा काम करना कठिन है। तो बोले क्या करें? बोले तो क्या होती है? वहां अप्सराएं होती है। ठीक है, हम भी यहाँ बना लेंगे। पूरा फिल्म इंडस्ट्री, सेलिब्रिटी जगत पूरा सजा दिया अप्सराओं से। जितना डांस देखना हो देखिए अप्सराओं का, यही देखिए। फिर बोले कि और क्या होता है? बोले वहां एक गाय है जो कि जब चाहो तब दूध निकल जाए। वैसा हमने बना दिया। लोहे की गाय, अमूल की, मदर डेयरी की सब जगह पे है। जब चाहिए दूध निकाल लीजिए। 24 घंटा दूध आपको उपलब्ध, 24 घंटे दूध उपलब्ध है कि नहीं? वो भी हमने कर लिया। तीसरा बोले क्या है? बोले वो हाथी होती है जिसपे उड़ के जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। वो भी हमने बना लिया। बोले ये सब कठिन काम कर, अच्छा काम करने की क्या जरूरत है? ये सब हम बना लेंगे यहीं पर। फिर बोले यहाँ एक पेड़ है जिससे जो चाहो वो मिल जाता है। बोले अच्छा, तो उसने यहाँ पर वो पेड़ भी लगा लिया। क्या चीज? पैसा। बोले पैसा कमा के रख लो, यही वो पेड़ है, इससे जो चाहोगे मिल जाएगा। तो हमको अच्छा काम करना ये कठिन लगा, तो इसलिए हमने स्वर्ग यही बना लिया। अब प्रलोभन दीजिए स्वर्ग का किसी को, बोलेंगे जी यही बढ़िया है, मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ तो मिल रहा है, टेम्परेचर मेंटेन है। अब इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? जितने टेम्परेचर में चाहिए रहिए,
इससे बड़ा कोई स्वर्ग होगा? पता नहीं वहां एसी लगी होगी कि नहीं। इसलिए लोग बोले नहीं, अब ये जगह ठीक है, हमारे लिए बढ़िया है, अब हमको तो अब स्वर्ग नरक की चर्चा कम हो गई, नहीं करते। हर मरने वाले के आगे स्वर्गीय लिख देते हैं, इतना है। हर मरने वाला स्वर्गीय होता है और हर मरने वाला अच्छा होता है। जी बहुत अच्छे आदमी थे और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आज बहुत दुख हो रहा है कि चले गए, जबकि उसके 4 दिन पहले उससे मुकदमा हुआ था, मारपीट हुआ। तो कुल मिलाकर के जो स्वर्गीयता है, तो भय प्रलोभन आस्था, तो अभी धर्म पद्धतियों में जिसको धर्म परंपरा कहते हैं, उसमें भी भय प्रलोभन भय प्रलोभन भय प्रलोभन है। और कहीं एक जगह पे आपको कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको आस्था बोलते हैं, फिर उस पर उंगली उठा दिए तो खतरा है। तो मैं नहीं कह रहा उंगली उठाया जाए, जो भी पूजा पद्धति की परंपराएं हैं, पंथ संप्रदाय बने हैं, उनको भी समाज को ठीक रखने में बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो आदमी और बिगड़ गया होता, नहीं तो आदमी और बिगड़ गया होता। जितनी भी धर्म परंपराएं, जिसको धर्म परंपरा बोलते हैं, धर्म गद्दियां बोलते हैं, जिनको आस्थावादी विधि से चलने वाली पूजा पद्धतियां बोलते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आदमी अभी भी बहुत सारा आदमी ठीक है, बहुत सारी गलतियां, क्योंकि अव्यवस्था में भय जरूरी होता है, अव्यवस्था में शासन जरूरी होता है, तो बहुत सारा उसका योगदान है। लेकिन अभी खतरा क्या हो रहा है, जैसे आने वाली पीढ़ी लॉजिकल होती जा रही है, लॉजिकल होती जा रही है, तो आगे उससे चल पाएगी कि चल नहीं पाएगी, भरोसा नहीं है। बोलेंगे नहीं ये तो लॉजिकल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हम तो खाली हो जाएंगे उसी समय, हमारा तो कोटा खाली हो जाएगा, क्योंकि आस्था विधि से हम हाँ रहे थे, तो उसका उपकार जितना होना था हो गया। लेकिन अब आगे आने वाली पीढ़ी अगर आस्था विधि में नहीं जा पा रहेगी, लॉजिक लगाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, हम तो खाली हो गए ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हमको कोई ऐसी तकनीकी लानी है जिससे कि मानव समझ में आ जाए लॉजिकली, मूल्य समझ में आ जाए लॉजिकली, व्यवस्था समझ में आ जाए लॉजिकली, परिवार समझ में आ जाए लॉजिकली, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इनसे जितना हमको फायदा होना था वो मैक्सिमम हमने फायदा लिया है। बुरे भी हुए हैं, अच्छे भी हुए हैं इससे, ऐसा नहीं केवल बुरे ही हुए हैं, अच्छे भी हुए हैं। अगर भगवान को हमने कोई सच्चाई माना है तो कम से कम 10-20% लोग भगवान से डरते तो हैं, 10-20% डरते हैं, बाकी लोग नहीं डरते, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन आदमी को लगता है दरवाजा बंद होने के बाद तो नहीं देखता है। फिर दरवाजा बंद करके कुछ भी करो। सर मेरा बेटा 8 इयर्स का था ना, तब मुझे उसने पहले बोला कि आप भूतों को मानते हो मामा, डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मानती क्योंकि मैंने कभी देखे नहीं है। तो ठीक है, तो कहता है तो आप भगवान को तो मानते हो, भगवान को तो नहीं देखा आपने, देखा है क्या? मैंने बोला नहीं देखा नहीं है, लेकिन मेरी प्रेयर्स गेट आंसर्ड इन सम फॉर्म, तो मुझे लगता है कि होंगे, देखा तो नहीं है। ये ऐसे मेरे कन्वर्सेशन, वो 8 साल का था तब से लॉजिकल। मैं जब 8वीं में पढ़ता, 9वीं में पढ़ता था, 8वीं में पढ़ता था, तो गर्मी की छुट्टियों में हम लोग गांव में जाते रहते थे। जैसे मेरा गांव का भी खूब एक्सपोजर है, गर्मी की छुट्टी में 2 महीने गांव में रहते तो घर में कम रहते थे, बगीचे में जाते रहते थे। 2 किलोमीटर का बगीचा था, इतने आम थे, जामुन थे, कटहल थे, उन्हीं के फल खाते थे पूरे दिन। घर में सुबह दादी जी हमारी क्या करती थी, दही को मथ देती थी, दही के जो ऊपर का मलाई है उसको मथती थी, मथने के बाद उसमें से कच्चा मक्खन निकाल करके और उसमें रात की बासी रोटी तोड़ देती थी और सब बच्चों को 2-2 रोटी तोड़ के दे देती थी। सब पी लिए भाग जाते थे बगीचे में, फिर बगीचे में रहते थे पूरे दिन, बगीचे में कोई ढूंढता भी नहीं था। मतलब इतना अविश्वास का माहौल तो, हाँ जी, इतना अविश्वास का माहौल तो उस समय नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि एक हमारे गांव के थोड़ी आगे एक नदी बहती है, उस नदी के पास भी एक छोटा सा बगीचा है, उसमें जामुन का पेड़ है। तो हम लोग जब जाते थे वहां तो लोग बोलते थे हमसे, हम चूंकि 6ठी-7वीं में पढ़ते थे तो हमसे बताते थे इस जामुन के पेड़ पे पिशाच रहता है, भूत पिशाच होता है ना, तो पिशाच रहता है।
और इसको हम सुनते रहते थे। तो एक बार मैं दोपहर में एक दोस्त के साथ 8वीं में पढ़ता था, मतलब 12 साल या 13 साल का था, 12 साल का था। मेरा एडमिशन जल्दी हो गया था, 4.5 साल में मैं पहली क्लास में था। उस समय हो जाता था, ये सब देखते नहीं थे लोग। अब तो सारा आ गया ना वो टेक्निकल। तो चला गया बगीचे में, वहां नदी के किनारे वाले। अब वहां जब गए तो जामुन दूर से देखे तो जामुन हिल रहा था ऐसे। अब मुझे वो चित्रण आ गया कि इस पर पिशाच है। दोपहर का समय था और वहां से मुड़ करके भागा मैं बहुत तेज। भागते भागते घर पे आया, ज्यादा दूर नहीं था। भागते भागते मैं घर पे आया और घर पे आकर के घर के सामने बिल्कुल गिर गया था पीछे। और इसी में पिताजी आ गए थे। जब तक पिताजी मेरे पुलिस में थे तो कभी भी आ जाते थे। पुलिस वालों को छुट्टी मिलती नहीं थी ना, तो बीच में कोई एक आध दिन का गैप मिला तो आ जाते थे। पिताजी आ गए थे तो बोलते हैं क्या हुआ, तो मेरे मुंह से निकला पिशाच ऐसे। तो जो साथी था वो बोला वो बगीचे में गए थे और वहां जो है जामुन हिला रहा था, पिशाच देख गए तभी डर गए। तो मेरे पिताजी जो अरहर की डंडी होती है ना, अरहर जान रहे हैं, तुअर, उसकी डंडी इतनी बड़ी बड़ी होती है। तो जब अरहर निकाल लेते हैं तो उसकी डंडियों को ऐसे बांध करके और झाड़ू बनाते हैं बड़ा वाला, उसको हमारे खरारा बोलते हैं। तो वो लाइन से बना के बहुत सारा रख देते हैं एक ही बार में। तो ऐसे रखा हुआ था दरवाजे पे। पिताजी उठाए और मेरे पीठ पे 2 मारे। बोले कैसा लगा? हमने कहा बहुत दर्द हो रहा है। बोले इससे ज्यादा भूत कुछ नहीं करता। मेरे भूत के डर ही निकाल दिए। बाद में पता चला कोई चढ़ा रहा होगा, जामुन हिला रहा होगा अपने खाने के लिए। तो कुल मिलाकर के सही बात है, मतलब ईश्वर को हम देखे नहीं है फिर भी ईश्वर की चर्चा करते हैं। तो अगर बच्चा लॉजिकली अगर पूछने लग गया तो हमारे पास आंसर नहीं है, फिर हम भी उसको बोलेंगे मैं मानता हूं तुम भी मानो, ईश्वर होता है, बस इतना जानो। तो लॉजिकली बताना पड़ेगा उसको। तो उससे कम उसको पकड़ में नहीं आता है, वो स्वीकारेगा भी नहीं, क्योंकि शिक्षा ने एक काम तो किया है, लॉजिक दिया है लोगों, और लॉजिक से चीजों को पकड़ने का है। किसी भी भगवान में नहीं मानता, लेकिन ये स्टोरी उसको आई थी कि हनुमान जी यहीं रहेंगे। तो मैं तो सब भगवान को मानता हूँ, आसपास है तो ठीक है। मैं तो सब भगवान को मानता हूँ। क्यों? मेरे माता पिताजी श्रेष्ठ है, मेरे बाबा जी श्रेष्ठ थे, तो उनका घर में मैं फोटो लगाया हूँ और उनको माला पहना के रखता हूँ क्योंकि श्रेष्ठ थे। वैसे मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे और भी मानव हुए जो श्रेष्ठ हैं, उनको भी फोटो लगा कर कोई माला पहना देते हैं। उनके श्रेष्ठ आचरण के बारे में सुनते हैं तो हमको लगता है हमको वैसा आचरण करना चाहिए। अगर उनके किसी श्रेष्ठ आचरण के बारे में हम नहीं सुने हैं तो हमारा कोई आस्था नहीं होती, लगता है इन्होंने कोई गलत आचरण किया, मेरी उनसे आस्था नहीं होती। तो भगवान को मानने का मतलब क्या हुआ? अब समझ में आया कि मानव ही अपग्रेड होकर के देवी देवता होता है। अभी परसों चर्चा करेंगे उस पर भी कि मानव ही कैसे अपग्रेड होकर के देवी देवता होता है। तो देवी देवता अगर हमने देखा है, उनके बारे में सुना है, तो मेरा ये भरोसा बनता है अगर ये हो सकते थे तो मैं भी हो सकता हूं। ये केवल पूजा मतलब पूजा की वस्तु नहीं है, ये मेरे लिए पूजनीय है, मतलब मैं इनके जैसा हो सकता हूं। उसके लिए मैं लग जाऊं, अपने तन मन धन को उसके लिए लगा दूं, ये कार्यक्रम है। हमने क्या किया? उनको टांग दिया और अपने धंधे में लग गए। ये गड़बड़ी हुआ, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं। पर सर ये समझना इतना मुश्किल तो नहीं है, जितने भी बड़े धर्म हैं वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए। कोई एक इंसान को कुछ मिस्टिक एक्सपीरियंसेस हुए, उन्होंने शेयर करना चाहा, जो शेयर किया वो लोग समझे और उन्होंने किया और ये आगे फॉरवर्ड किया। तो ये फॉरवर्ड करते करते ये फोटो कहाँ से हमने लगानी शुरू कर दी और उनकी सिखाई हुई टीचिंग हम भूल गए। कोई बात नहीं, देखिए फोटो भी लगा देने से कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं, लेकिन मेन उन्होंने लेकिन केवल फोटो लगाया
उनके आचरण को अध्ययन में नहीं लाया, उस दर्शन को अध्ययन में नहीं लेकर के आए, तो केवल और केवल आस्था, केवल और केवल आस्था, और आस्था में भय समाया रहता है। ये भय अलग लिखे हैं ना, हर आस्था में भय समाया ही रहता है। जरूरी मैं आपकी फोटो लगा दूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं होमवर्क ये कुछ करो ही नहीं, ये तो सेम बात हो गई ना। वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। हमने केवल फोटो लगाए, आचरण के लिए अध्ययन में नहीं लगे, इसलिए वो फोटो ही बन के रह गए। इसीलिए आने वाली पीढ़ी को उन फोटो को लगाए ना लगाए, यहाँ पहुंच रहे हैं वो, क्या जरूरत है? तो फोटो लगाने से नहीं होता है, फोटो लगाना खराब काम नहीं है, लेकिन जो जिसका हमने श्रेष्ठ आचरण माना है, उनके आचरण को क्या अध्ययन में लेकर के आए। जैसे मेरी स्वीकृति क्या थी, मेरी स्वीकृति क्या थी, मैं क्यों रामचरितमानस को पढ़ने और समझने में लग गया, क्योंकि मुझे लगता था ये तो 1 से 1.5 मिनट की कहानी है। एक राजा थे, वो किसी युद्ध में अपनी पत्नी को वचन दिए थे कि हम तुम्हारे 3 वचन मानेंगे, और उनकी 3 पत्नियों से 4 बेटे थे। उसमें से जो छोटी पत्नी थी, उनकी एक पत्नी थी, उनके बेटे को ये हुआ कि जो बड़ा बेटा है उसको राज सिंहासन मिलेगा, छोटे को नहीं मिलता है। तो छोटा था, उसकी मम्मी को लगा नहीं मिलना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो रहा है, मेरे बेटे को तो मिलेगा ही नहीं, मैं भी तो रानी हूँ। इसको चल करके उन्होंने वो जो वचन थे, उस वचन को बोला निभाओ, उसमें बड़े बेटे को वनवास भेजो, मेरे बेटे को राजा बना दो। इस बात पे बहस हुआ, बहस में अंत में तय हुआ नहीं ठीक है, बेटे ने स्वीकार लिया, मैं वन में जाऊंगा। बेटा वन में चला गया, वन में गया तो उनकी पत्नी भी साथ में गई, एक भाई भी साथ में गया, वहां उनकी पत्नी का हरण हो गया, किसी अमानव के द्वारा हरण हो गया। मानव था कि अमानव था, हरण हो गया। हरण के बाद फिर इन्होंने क्या किया, संगठित किया। अब जंगल में थे तो किसको संगठित करेंगे, आदमी वहां कम थे, तो जो भी उनको मिले भालू बनकर सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद गए और जिसने इनकी पत्नी का हरण किया था उससे लड़ाई किए। लड़ाई करने के बाद उसको मारे, मारने के बाद अपनी पत्नी को लेके चले गए। घड़ी देख के बताइए कितना टाइम लगा होगा, 1 मिनट की कहानी। तो हमको लगता था 1 मिनट की कहानी है, तो इसको इतना बड़ा किताब में क्यों लिखा गया। इसलिए मैं फिर 22 किताबों को पढ़ा कि उसमें एक एक व्यक्ति के आचरण को कैसे कैसे अध्ययन के लिए रखा गया। लेकिन मजे की बात यह है, उसको अध्ययन परंपरा विधि में नहीं ला सकते, तो हमने केवल कहानी बस अध्ययन में रखा, केवल कहानी रखी है, बस कहानी कहानी कहानी। तो कहानी सुनकर अच्छी लगती है, बात खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के ये भी कहानी ही रह जाएगी, उसमें कुछ है नहीं। संबंध को पहचानेंगे तो पूर्णता के अर्थ में ही पहचानेंगे। पूर्णता नाम की कोई चीज है, पूर्णता का मतलब ही है जागृति है, जागृति का मतलब समाधान है, समाधान का मतलब अनुभव है, अनुभव के लिए ही सारे संबंध है, सारा अनुबंध अनुभव के लिए है कि मुझे अनुभव हो जाए, मुझे अनुभव हो जाए, इसके लिए संबंध है। उन संबंधों का उपयोग करता हूं अनुभव के लिए। तो उसमें कौन कौन से मूल्य आते हैं, अभी संबंधों में मूल्य है, हर संबंध में मूल्य है। इसको ऐसे कह सकते हैं, संबंध मूल्य विहीन नहीं है, हर संबंध में मूल्य है, हर संबंध में मूल्य है। कौन से मूल्य है, तो इसकी चर्चा थोड़ा शुरू करते हैं। अभी ब्रेक करना है थोड़ा, किसी की जरूरत है या कर ले? हाँ जी ठीक है, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट का करते हैं।